वो हैंडसम वजीर आजम भी, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज तक किसी एक भी मोटी गर्दन के गले में फंदा नहीं डाला जा सका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। नया पाकिस्तान आज मौजूए बहस आएगा। नया पाकिस्तान रावियान रिवायत का ख्याल है कि पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हो गया है। एहतसाब के झूठे दावे, फरोई बातों के ज़रिए दिल बहलाया जा रहा है और वो सरकार, वो हैंडसम सादिक और अमीन वज़ीर आज़म जो एहतसाब के बुलंद व बांग नारों और दावों के साथ बरसर इक़्तिदार आए थे, खुशी की खबर, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, खुशी की खबर ये है कि वो हैंडसम वज़ीर आज़म भी, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने अपनी आजिज़ी का, इनकिसारी का ऐलान करते हुए कहा है कि वो एतराफ़ करते हैं कि इंसाफ की फराहमी में नाकाम हो चुके। तहरीक इंसाफ जिसकी बका, जिसका क़याम अमल में इसलिए लाया गया था ताकि मुल्क के शहरियों को इंसाफ मिले। अगर तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के कायदे तहरीक नाकाम हो गए तो फिर इस मुल्क को इंसाफ क्या अल्ताफ़ भाई ने देना है? और अगर नहीं तो फिर सिंध से विफाक तक अब क्यों जगह जगह इंसाफ की शिकस्त फाश नज़र आ रही है? बरतानिया का अगर हम जायज़ा लें तो वो बरतानिया जहाँ से मेरे हैंडसम पढ़ करके आए हैं, जहाँ वो अल्लाह मारी दरसगाह मौजूद है कि जिसका किया धरा हम भुगत रहे हैं ख़ान साहब और हज़रत बिलावल की डिग्रियों की सूरत में, ऑक्सफोर्ड। बरतानिया में एक शहज़ादा, वो शहज़ादा जो बहुत मुक़र्रब था मम्मी डैडी का, वो महज कुछ मुबैना किस्म के इल्ज़ामात पर रांदा दरगाह कर दिया गया है। उस पर ज़्यादती का, अमरीका में एक ख़ातून से मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम आया और उस ज़्यादती के बाद उसके साथ जो ज़्यादती हुई वो नाकाबिल तलाफ़ी है। उसको 9 सरकारी फ़ौजी एज़ाज़ात से महरूम किया गया और अब उसे डिसोन फाइनली कर दिया गया है। पाकिस्तान की अर्ज़ खुदादाद की अगर हम बात करें तो 23 मार्च को, 6 सितंबर को, 14 अगस्त को जो हम लोग स्यापा करते हैं, हम लोग जो बताते हैं तमाम पूरे मुल्क को, पूरे लोगों को, पूरी दुनिया को कि हमारा क़याम जो है वो इंसानी तारीख़ ज़्यादा ज़रूरी था। पाकिस्तान का क़याम जो है वो इसलिए अमल में आया है ताकि कुर्रे अर्ज़ पे लोगों को इबरत हो, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें करके जो हम लोग अपने आप को खुशी महसूस करवाते हैं। हमारे यहाँ हालत ये है कि यहाँ करप्शन जो है वो मेरिट है। जब तक आप करप्ट नहीं होंगे, जब तक आपने 2 नंबरी और जुगाड़ का सबूत नहीं दिया, तब तक आप न वज़ीर बनेंगे, न सफ़ीर बनेंगे, न मुशीर बनेंगे और न ही इस तरह की कोई नवाजिशात आप पर आएंगी। अगर हम बात करें तो विफाक में जहांगीर तरीन साहब, वो जिनकी जहाज़ में झोली भर भर कर लोगों को मन्नतें और मुरादें दी गई, मन्नतें और मुरादें इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे क्या किया था उन्होंने। उसके बाद फिर अरकान असम्बली की शॉपिंग हुई, उसके बाद तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत जो है वो फिर मारिज़ वजूद में आई, जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज मुंतखब होने का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन साहब वो भी खुश हैं, खुसरू बख्तियार के भाई वो भी खुश हैं, पेट्रोल बहरान वाले बाबर, नदीम बाबर वो भी खुश हैं, अद्वियात बहरान वाले जो हैं वो अल्लाह उनको नेकी दे, आमिर कियानी वो भी खुश हैं, हम्माद अज़हर साहब जिन्होंने कहा था कि गैस दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी हाथ खड़े करके खुश हैं, सब खुश हैं। लेकिन अगर कोई पिस रहा है तो वो है अवाम। और अगर हम सिंध की बात करें तो अल्लाह अल्लाह, सिंध की तो बात इन्वर्टेड कॉमास में करनी चाहिए भाई, इसलिए कि सिंध में हालत ये है कि सिंध का सबसे बड़ा, मेरा ख्याल है डाकुओं की अगर पुगम कराई जाए, टॉस कराया जाए, डाकुओं में अगर नंबरिंग की जाए तो सबसे बड़ा या इस दौर का सुल्ताना डाकू वो पकड़ा गया था साबिक डीजी पार्क्स लियाकत अली खान। नाम इतना और उसकी हरकतें देखिए, उसके घर से क्या क्या कुछ नहीं निकला। इतनी सारी गाड़ियां के देख करके अक्ल खीरा हो गई, इतना पैसा, इतना जेवर, और ये सब वो मेहनत की, खून पसीने की कमाई से हरगिज़ नहीं लाए थे। ये सब चोरी चमारी का पैसा था, ये सब मेरा और आपका पैसा था। वो नेकोकार भी अब हालत उनकी ये हुई है कि उन्होंने अरबों रुपए की, बल्कि खरबों रुपए की करप्शन की है। बड़ा दादो तहसीर के डोंगरे बरसाए गए जब उनको गिरफ्तार किया गया था। नैब ने बड़ा शू शां किया था, फूं फां किया था, लेकिन उसके बाद नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद अब एक रिलीफ की लहर जो है वो दौड़ गई है तमाम चोरों चमारों में। अरबों रुपए की करप्शन के बाद हज़रत साबिक डीजी पार्क्स लियाकत अली खान ने
उन्होंने अल्लाह आपको नेकी दे महज 10 लाख रुपए की जमानत करवाई है। ये तो चलो शुक्र है, फिर भी 10 लाख रुपए में करवाई। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसकी माशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शरई दाढ़ी भी है, जो बाकायदा 5 वक्त का नमाजी भी है, साथ में बाकायदा वो 5 वक्त नमाज पढ़ने और पढ़ाने के अलावा रमज़ानों में ट्रांसमिशंस भी करता है, अल्लाह रसूल की तरफ लोगों को दावत भी देता है, और एजेंसियों के पास उसके अरबों रुपए की 2 नंबरियों के सबूत भी बाकायदा मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी जमानत कितने में हुई थी? 2 लाख। जी हां, अरबों का डाका और 2 लाख रुपए में जमानत लेकर के हजरत आज भी सीनों पर मूंग दल रहे हैं। इसी किस्म की कुछ पुरलुत्फ बातों से अपने मेहमानों को बोर करने के लिए मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, जनाब अकरम द ग्रेट चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेहमान अभी इस शो में वारिद हुआ ही चाहते हैं, शाहिदा रहमानी साहबा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में शिरकत पर, इस खतरे के उठा लेने पर उनको खिराजी अकीदत पेश करते हैं। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने के लिए अकरम चीमा साहब के पास जाएंगे। चीमा साहब कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है भाई। सर पूछना ये था कि ये जो नया पाकिस्तान हमने बनाया था, मन्नतों मुरादों से तब्दीली का झूला झूल झूल करके और सखियाँ बरसरे इक़्तिदार लाई थीं, उसके बाद भी खैर कुछ नहीं हुआ, वही सारी बातें हैं, वही सारे दावे हैं। लेकिन हैंडसम ने जो खुद ही हैंड्सअप कर दिया, उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम इंसाफ की फराहमी में नाकाम हो गए। ये लग बात कि ये जिस हस्ती को सामने बिठा करके कहा था वो वज़ीर आज़म हाउस की पार्किंग में भी नज़र नहीं आना चाहिए था, लेकिन चूंकि खान साहब की चमचागिरी सुबह शाम अपने चैनल पे बैठ के कर रहे हैं, खैर से ब्यूरो चीफ भी हैं, DSNGs वगैरह भी आपको पता है इधर से उधर होती हैं, इसलिए खान साहब ने उनको बिठा करके और ये एतराफ़ उनके सामने कर ही दिया कि मैं एहतसाब की फराहमी में या एहतसाब की अंजामदही में नाकाम हो गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफीन देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको आपको वसी कॉन्टेक्स्ट में आपको इस सारे सिनेरियो को देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि यहाँ पर आज तक मैं भी इसको बरमला कहूँगा कि आज तक जो करप्शन है उसको ख़त्म नहीं किया जा सका, और जितने भी इसके करप्शन के बेनिफिशरी हैं आज तक किसी एक भी मोटी गर्दन के गले में फंदा नहीं डाला जा सका। तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारे प्रोसिक्यूशन के निज़ाम की नाकामी है, बल्कि मैं इसको अदलिया की नाकामी से भी ताबीर करूँगा, क्योंकि बहरहाल अदलिया का ही काम है इंसाफ करना और इदारों का काम है उसके सबूत जमा करना। सर मैं आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सा जुमला अर्ज कर देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतें पुअर गवर्नेंस के जरिए डिलीवर करने में नाकाम रही हैं, जिसका बर्डन भी अदलिया तक आया है, और लोगों को मामूली कामों की फराहमी के लिए भी जो है वो गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है, हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। सर आप अदलिया को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं? जी जनाब, देखें, जब सज़ा और जज़ा का अमल, यहाँ पर गरीब को तो सज़ा हो जाएगी, सही है ना, यहाँ पर जेब कतरा तो जेल चला जाएगा, यहाँ पर रोटी चोरी करने वाला तो जेल चला जाएगा, सही है, यहाँ पर बस कंडक्टर तो जेल चला जाएगा, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं ना वो जेल जाएंगी, बल्कि आपने अभी रिसेंटली आपके सामने के वाक़यात हैं कि जो लोग सरेआम कत्ल में मुलव्विस थे, आपने देखा कि किस तरह वो घरों से बरामद हुए और उनको वापस जेलों में शिफ्ट किया गया। देखें, ये एक मरबूत करप्शन का निज़ाम है जो कि इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी कोशिश हमारी अभी तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसके ऊपर काबू पाएँ। लेकिन ये इतना सरायत कर चुका है हमारे माशरे के अंदर कि जिसको मैं कहूँगा कि डिज़ास्टर की इस वक्त कैफियत से हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सर डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी होती है। थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा के साथ मैं जाता हूँ जनाब राना एहसान अफजल साहब के पास। राना साहब, सर जनाब मन ये मुझे बताइएगा, एहतसाब का दायरा तो वसी हुआ है, हर मरतबा एहतसाब की बुलंदोबांग बातें भी सुनाई देती हैं, लेकिन नतीजा वही है ढाक के 3 पात, और अब तो खान साहब ने भी एहतसाब के अमल में नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। सर कुछ कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूरुल आरफीन साहब, जो एहतसाब का नारा PTI ने निकाला और लगाया और उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा, वो तो पूरा फ्लॉप सीन का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। और वो किस तरह के एहतसाब होता है अक्रॉस द बोर्ड,
अक्रॉस जो सब लोगों का एहतसाब बराबर होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो, ऑपोजिशन में हो, लेकिन यहाँ एहतसाब तो हुआ ना, पीपल्स पार्टी का हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हुआ, और किसका होना था? देखिए, क्या पीटीआई का भी होना था? देखिए, यहाँ इंतकाम लिया गया, एहतसाब नहीं हुआ, इंतकाम हुआ और उसमें फ्लॉप हो गए। आपने शाहिद खाकान अब्बासी को एलएनजी के मामले में अंदर किया, और जो एलएनजी का स्कैंडल आपका खुद अब जो बन गया है, जो आप फन्नस के माफिया को पाल रहे हैं, जिस तरीके से आपने जो है वो एलएनजी के मामलात को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, उसका क्या? वहां खामोशी है। आपने एहसन इकबाल को जो है फेडरल गवर्नमेंट के फंड से जो है वो स्कूल अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पे अंदर कर लिया, लेकिन इसी तरह की मिसालें आपको अपने अंदर से मिलेंगी। तो यहाँ एहतसाब नहीं किया गया, यहाँ इंतकाम लिया गया। लिस्ट बड़ी, फहरिस्त बहुत लंबी है। आपने फॉरेन फंडिंग केस बनाया इन पे, ये सॉरी टीटीओ का केस बनाया आपने शहबाज शरीफ पे, कुछ साबित ना कर पाए, लेकिन अपना आपका फॉरेन फंडिंग केस आ गया जिसमें रिपोर्ट भी जारी होगी कि हाँ भाई फॉरेन फंडिंग भी आई, ममनुआ फंडिंग भी आई, फिर आपने जो है वो छुपाए। आपने 18 से जायद बल्कि दर्जनों अकाउंट जो है कंसीलमेंट की, और दूसरी तरफ आपने एक वजीर आजम को जो है, जो मुंतखब वजीर आजम था, उसको आपने वो तनख्वाह लेने के ऊपर निकाल दिया जो उसने ली भी नहीं, वो जाहिर ना करने पे निकाल दिया। तो बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर एहतसाब को एज अ आला, एज अ टूल इस्तेमाल किया गया हमेशा से, और पीटीआई उसकी बदतरीन शक्ल है। अब वो परेशानी इस चीज की है, जो इमरान खान को परेशानी है वो इस चीज की है, एहतसाब का नारा था वो फ्लॉप, मईशत का नारा था वो बिल्कुल बदतरीन सूरत हाल की तरफ जा रही है। कहा था हम रिफॉर्म्स लाएंगे, ना एफबीआर में रिफॉर्म, ना पुलिस में रिफॉर्म, ना क्या कहते हैं आपका सर्कुलर डेट के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म। फिर आपने कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए थे, वो आप हमारी तख्तियां जो हमारे प्रोजेक्ट से उन पे तख्ती पर तख्ती लगाई जा रहे हैं। तो अब मसला ये है कि अब तो झगड़ा पड़ गया है, अब तो परवेज खटक झगड़ने वाली बात नहीं है। आज जो है ना बड़ा अच्छा दिन है, संडे को मैं नहीं झगड़ता, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब बहुत देर से, आखिरी पॉइंट जी जी एक मिनट। अब मसला ये है कि अब इनका वो क्या कहते हैं, नूर आलम कहता है कि ये जो पहले 3 सफों में बैठे हैं ये काबीना, इनका नाम ईसीएल में डालो, फिर पाकिस्तान ठीक होगा। अब तो अंदर से फूट पड़ गई है भाईजान। ठीक है, रपड़ पड़ गया, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो बहुत माजरत, आपको इतनी देर तक होल्ड पे रखा, लेकिन मेरा ख्याल है आप मेरा उज़्र कबूल फरमाएंगी। मैडम, हम बात कर रहे हैं नए पाकिस्तान को रो रहे हैं, नए पाकिस्तान में भी वही सब पुरानी बातें, लेकिन खबर नई, थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर देता हूँ। इमरान खान साहब ने तो अपनी माजूरी का इजहार किया था, लेकिन यहाँ तो सदर मुअज़्ज़म ने भी एक खुशामदी एंकर को इंटरव्यू देते हुए, एक फुल टॉस एंकर को, जिसकी बाकायदा प्रोग्राम्स को, जिसके ट्वीट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ब्रिगेड, जहादी ब्रिगेड बाकायदा पब्लिसाइज करता है, ये बाकायदा उनका काम है। तो मैडम, उन साहब के प्रोग्राम में बैठ करके जनाब सदर ने ये कबूला है कि हम जो समझ रहे थे कि हम आते ही ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको लटका देंगे, उसको लटका देंगे, हमारा अंदाज़ा गलत था। इस मुल्क में निज़ाम इतना पेचीदा है कि जिसको समझने में हमें बहुत टाइम लगा, और एक टेन्योर फाइनली फिर ये भी बताया गया कि उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। मैडम, आपके ख्याल में कितने अदवार इस एक कार खैर के लिए पूरे हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। तो होता है इस तरह के काम में। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जिन्होंने जितनी बड़ी बड़ी बरकें मारी थी, और ये कोई किसी और सैयारे से नहीं आए थे, इसी पाकिस्तान में रहते हैं, इसी पाकिस्तान में 5 साल अपोजिशन की, KPK में गवर्नमेंट की, उसके बाद 2018 में इनको ये इक़्तिदार मिला, और इन्होंने खुद कहा कि अच्छा हुआ हमें 2013 में नहीं मिला, 18 में मिला, हम बहुत कुछ सीख कर आए। और फिर वो आवाम सबसे पहले तो इंतजार करे तो वो जो उनको मुंह पे मारना था। आपने देखा कि वो 200 अरब रुपए तो नहीं आए, लेकिन आपने ये देखा कि हमारे इदारों को, अभी जिस तरह इन्होंने कहा ना कि इदारे, मैडम आपकी आवाज़ में थोड़ा तात्तुल हो रहा है, मेरा ख्याल है कि आपको दोबारा डायल करना पड़ेगा। मैं इसी सवाल का जवाब इंशाल्लाह दोबारा आपसे आकर के लेता हूँ। जी अकरम चीमा साहब, सर इतना तो समझ में आ गया मोहतरमा शाहिदा रहमानी की गुफ्तगू से कि एहतसाब करने के लिए आप किसी और सैयारे से नहीं आए थे, आपने बाकायदा अपोजिशन में रह करके हुकूमत को ऑब्ज़र्व किया, आपने बाकायदा KPA की हुकूमत चलाई, आपको पता तो था कि आपने क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, चैलेंजेस क्या क्या हैं, लेकिन वो इक़्तिदार का गर्मा गर्म हलवा विफाक वाला, उसको देख करके
इतनी ललचाहट आप लोगों के आसाब पे सवार हो गई थी कि उसके बाद फिर ये धड़म तख्ता होना ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आरफीन आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि धड़न तख्ता होना ही था। कोई धड़न तख्ता नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो आज तक मसाइल थे कि इसको हर वक्त एडहॉक पॉलिसीज़ के तहत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की गई और सिर्फ वोट के चक्कर के अंदर पॉलिसीज़ बनाते रहे और जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मैं समझता हूँ कि दोनों ही भुगत रहे हैं। देखें, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जब आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि ठीक 1.5 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस मौके पर कौन सी ऐसी हुकूमत है कि जो अनपॉपुलर फैसले करेगी? कौन सी ऐसी हुकूमत है कि वो जो वोटर को नाराज़ करके इस वक्त इस तरह के फ़ैसले करेगी कि जिससे महंगाई में इजाफ़ा हो, जिससे बिजली की कीमत में इजाफ़ा हो, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हो? ये इन ही चीज़ों का खमियाजा तो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। 19 अरब डॉलर सिर्फ झोंक दिए गए डॉलर को नीचे रखने के लिए 2017 के अंदर, जिस वक्त इनकी हुकूमत आई थी। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि मौजूदा जो गैस का हमारा बुरान है आरफीन, ये 2011 से इसके ऊपर 2011 से गैस के कनेक्शंस के ऊपर मुकम्मल पाबंदी थी और 6 साल तक मुकम्मल पाबंदी रही। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ अपनी वोट के हसूल के लिए, लोगों को राज़ी करने के लिए, MNAs को राज़ी करने के लिए 2017 के अंदर बेपनाह गैस की स्कीम्स खोल दी गई जो कि आज तक एग्जीक्यूट हो नहीं सकी। और जो मैं समझता हूँ कि इस जी सिंध में भी नून लीग की हुकूमत थी। देखें, सिंध की बात नहीं है, ये गैस जो है ये वफाकी सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट इसको करती है। इसी निशानदेही को लेकर के थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, क्योंकि मोहतरमा शाहिदा रहमानी की आवाज़ हमें साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैडम, आप मुझे सुन सकती हैं अब? मैडम शाहिदा रहमानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैडम, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, एक मरतबा फिर आप अपने जुमले को वहीं से कंटिन्यू कर सकती हैं जहां आपने छोड़ा था। देखिए आसिन, जब आपने स्टार्ट किया था और आपने जावेद साहब की जो मिसाल दी थी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, करप्शन सबको पता है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से टारगेट किया अपोजिशन को, उस वक्त की गवर्नमेंट को, जो अल्फाज कहे गए, लोग तो उन अरबों रुपए के तलाश में थे कि जो एक तो 1200 अरब रुपए की बकौल इमरान खान की रोज करप्शन हो रही थी वो इनके आने से बंद हो गई। दूसरा, वो लोग जो काम नहीं कर रहे थे वो सारे काम करने लगे, करप्ट लोगों की हुकूमत खत्म हो गई, ईमानदार लोग आए। लेकिन लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया, उन्होंने कहा नहीं जी, वो पहले वाले जो थे वो बेहतर थे। कम से कम उस दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, उस दौर में इतनी लूट मार नहीं थी। आज पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। आज पाकिस्तान एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्ट तरीन में भी उसका ग्राफ जो है मजीद बढ़ गया है। अब आप ये देखें कि ये इनके अपने अब मेंबरान्स कहते हैं कि जी आगे की 3 सफ़ों को, अब वो आगे की 3 सफ़ों में जो बैठे प्राइम मिनिस्टर समेत जो कैबिनेट है 2002 से लेके 2008, 13 और 9, वो अभी तक कैबिनेट में बैठे हैं और वही इस मुल्क को चला रहे हैं और वही इस मुल्क का वो नासूर है जो करप्ट माफिया को प्रोटेक्ट करता है। और आप ये देखें कि इन्होंने आने के बाद कि वो इदारे जो पार्लियामेंट को जवाब देते थे, अब ऐसी कानून साजी की गई है कि वो पार्लियामेंट को विफाकी हुकूमत जो जवाबदा होती थी, आज उसको उन इदारों को आजाद कर दिया है ताकि वो पार्लियामेंट को जवाबदार भी ना हो। तो करप्शन तो अपने उरूज पे जाएगी। आप फॉरेन फंडिंग केस उठा के देखें, आप इनके पास जितने कैबिनेट में बैठे, हम नहीं कह रहे, इनके अपने मेंबरान्स कह रहे हैं और आप भी ये सोच रहे हैं। आपके हर प्रोग्राम में शायद मैंने एक बात कोट की है कि करप्ट वो लोग हैं जो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ATM माफिया बनते हैं और वही इस मुल्क की जड़ों को नाकाबिले तलाशी नुकसान पहुंचाते हैं और वही लोग हैं जो हर हुकूमत की मजबूरी भी बनती है। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ। राना एहसान साहब, सर मैडम ने कुछ इंकशाफात किए हैं, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में होने की वजह से आप इससे इत्तेफाक तो ज़रूर करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान में करप्शन जो है वो बढ़ गई है, दुगनी हो गई है और अभी इसका ग्राफ मजीद बढ़ने की तवक्को है। साथ साथ उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया कि करप्शन की आमाजगा अगली 3 सफ़े हैं। बड़ा सकील किस्म का इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है। हालांकि इमरान खान साहब का अपना कोई ज़ाती कारोबार नहीं है, वो सादिक और अमीन भी हैं और हैंडसम भी हैं। सर, उसके बावजूद इतनी सख्त किस्म की चार्जशीट देते हुए अपोजिशन को मेरा ख्याल है एक लम्हा तवक्कुफ तो करना चाहिए था। देखिए, ये चार्जशीट हमारी नहीं है, पूरी एक फहरिस्त है पीटीआई के मेंबरान की, जो कि शुरू होती है हालिया तौर पे परवेज खटक साहब से, जिसने अपने वजीर आजम से पूछा कि भाई तुम्हें वजीर आजम बनाया था, हमारे पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो आगे से वजीर आजम ने कहा हमें ब्लैकमेल मत करो, तो वो उसने कहा भाई मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं अपना हक मांग रहा हूं, तो वजीर आजम ने कहा फिर मैं ऑपोजिशन को हुकूमत दे दूं। ये हाल है। फिर आगे आते हैं अहमद जवाद साहब, जो इनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि हमें खसूसी तौर पे बदतमीजी करने पे शाबाशी दी जाती है, इनकरेज किया जाता है कि वाह भाई तुमने आज बड़ी बदतमीजी की, और कोई कंसेंसस नहीं है। वन वे ट्रैफिक के फैसले एक तरफ होते हैं और जो मौज जाए। फिर नूर आलम साहब ने कहा, जो ये अभी दोहरा रही थी मेरी जो बहन कॉलीग पीपल्स पार्टी से, वो नूर आलम साहब की बातें दोहरा रही थी कि ये अगले 3 वाले जिम्मेदार हैं। इसी तरह मोहसिन बेग साहब ने बड़े इंकशाफात किए। यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो एडहॉक पॉलिसी की बात अभी ये मेरे पीटीआई के भाई कर रहे थे, एडहॉक पॉलिसी तो हमें मरी सानहे में नजर आई कि जहां कोई पॉलिसी ही नहीं थी। एडहॉक पॉलिसी तो हमें जब आपने चौथा वजीर खजाना लगाया तब नजर आई, जब छठा फाइनेंस सेक्रेटरी नजर आया तब नजर आई, जब आपने 7वां एफबीआर का चेयरमैन लगाया तब नजर आई एडहॉक पॉलिसी। एडहॉक पॉलिसी तो आपका वतीरा है कि जब शुगर को आप एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, जब आटे को आप एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, तब नजर आई। जब एलएनजी आप टाइमली नहीं प्रोक्योर कर सकते, उसको एडहॉक पॉलिसी कहा जाता है। जब यूरिया की शॉर्टेज आ जाए वो एडहॉक पॉलिसी होती है। भाई पॉलिसी तो आपने बनाई नहीं, दूर से भी नहीं गुजरी। सर, आपको शायद नहीं इल्म के मेरे मसीहा ने एक मरतबा फिर देर से ही सही मगर यूरिया वाली बात का नोटिस ले लिया है। अब हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही बचा सकता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अकरम चीमा साहब, ये नया कट्टा इन्होंने खोल दिया। इन्होंने कहा कि एडॉगिज्म के 2 बानी जद्द अमजद आप ही लोग हैं। इतनी सारी बातें इन्होंने की, अब मैं दोहराते हुए अच्छा नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वसूख से कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर कोई ऐसी एडहॉक पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर नहीं अपनाई गई कि जिससे मुल्क को और मुल्की ख़जाने को नुकसान हो। और ये एडहॉक पॉलिसीज़, मैं उन एडहॉक पॉलिसीज़ की बात करता हूँ कि जिसके अंदर ये चीज़ नहीं देखी गई कि इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। सिर्फ ये देखा गया कि वोट बैंक किस तरह बढ़ेगा। जिस तरह मैं अभी आपके सामने गैस का जिक्र कर रहा था कि 2011 से गैस कनेक्शंस के ऊपर मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर पाबंदी थी कि नए गैस कनेक्शंस नहीं दिए जाएंगे। और जैसे ही 2017 के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने देखा कि अब हमें वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने MNAs को बेपनाह स्कीम्स का इजरा किया, जिसको आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भुगत रही है। देखें, इत्तेफाक की बात है, ये जो परवेज़ खटक साहब भी जिन स्कीमों की बात कर रहे थे, गैस की स्कीमों की बात कर रहे थे, ये उन्हीं स्कीम्स की बात कर रहे थे कि जो नून लीग के दौर में एग्जीक्यूट की गई और बता दिया गया कि जी इन इलाकों को गैस दे दें, जबकि सालाना 9% के हिसाब से गैस की जो हमारे रिज़र्व हैं उसके अंदर शॉर्टेज हो रही है, गैस की प्रोडक्शन के अंदर शॉर्टेज हो रही है। और एक भी नवाज़ दौर के अंदर गैस की नई दरियाफ्त नहीं की गई, और ना ही उस सेक्टर के ऊपर किसी किस्म का पैसा खर्च किया गया, ना ही गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर कोई पैसा खर्च किया गया। सिर्फ और सिर्फ जो है ना बेदरीक सियासी बुनियादों पे गैस को बांटा गया, जिसका खमियाजा आज पूरा पाकिस्तान जो है गैस शॉर्टेज की सूरत में भुगत रहा है, हमारी इंडस्ट्री भुगत रही है। और मैं समझता हूं कि देखें, जब तक आप सियासतदान दलेराना फैसले नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। नाजरीन, सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से शफीउल्लाह आप लोग देख ही रहे हैं। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आकर के फिर एक दूसरे के दामन पे कुछ न कुछ उछालने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले कंफर्म कीजिएगा। जी मैडम, पूछना ये था कि मैं अपने फतवे में मैंने ये बात इस्टेब्लिश की है कि
बरतानवी शहज़ादा महज इल्ज़ाम पर ही फारिग हो गया, रांदा दरगाह कर दिया गया, और यहाँ हमारे यहाँ करप्शन ही जो है वो मेरिट और बुनियादी काबिलियत समझी जाती है। मैं उन हज़रत का नाम भूल रहा हूँ, उनको पीपल्स पार्टी से फारिग कर दिया गया था। एक बहुत बड़े मगर बेअसर किस्म के करंट अफेयर एंकर के प्रोग्राम में उन्होंने बैठ करके कहा था कि क्या करप्शन पे हमारा हक नहीं है पीपल्स पार्टी वालों का। मेरा ख्याल है आप पहुँच गई होंगी। ये एक स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि ये खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी की अडॉप्टेड पॉलिसी है, लेकिन मैडम पूछना ये था कि इस किस्म के सारे कट्टे जब खोले जाते हैं, जब गंदम के बारे में बात की जाती है कि जब रखी जाती है गंदम तो उसमें गंदम होती है, लेकिन जब बोरियां खोली जाती हैं तो उसमें से मट्टी निकलती है। रेती बजरी वाली माफिया की सरपरस्ती का जब भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो हमें पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करवाना पड़ता है। मैडम, ये क्या ऐसा मसला है या पीपल्स पार्टी के नामा अमाल में नेकियां इतनी हैं जिसकी वजह से हमें आसानी से पीपल्स पार्टी की सफ़ों में करप्ट लोगों को ढूंढने में आसानी मुयसर आ जाती है? देखिए, पीपल्स पार्टी को शुरू से, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह की करप्शन के इल्जामात का, झूठे इल्जामात का सामना किया। मोहतरम सर आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा झूठे इल्जामात का सामना किया और पीपल्स पार्टी की क़यादत करती रही। और जब केसेस बने और केसेस परसू हुए, कोर्ट में पेश हुए, हमने अदालतों को फेस किया, तो सबके सब झूठे बेबुनियाद इल्जामात लगे। लेकिन वो करप्ट माफिया जो इल्जामात लगाता रहा, वाह वाह करता रहा, दाद लेता रहा। और अभी भी आपने देखा कि रिश्ता 5-6 सालों से जिस तरह सदर जरदारी साहब के खिलाफ किरदार कशी की जाती रही, कभी अयान अली को लाया गया, कभी किसी को लाया गया, सब कुछ एड़ी चोटी का ज़ेर लगाया गया, उनको जेल में बंद किया गया, उनको जो कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इन दी एंड कोर्ट ने क्या कहा कि बेबुनियाद इल्जामात, मन घड़त बातों पे मुकदमा दर्ज किए गए। आज तक किसी के खिलाफ कोई मुकम्मल चार्जशीट क्या मतलब कुछ रेफरेंस तक दायर नहीं हो सके जो झूठे इल्जामात थे। ये तो पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से अलमिया होता रहा। लेकिन मैडम, लेकिन बदनाम करने के लिए अगर आप कहें तो मैं माफिया पूछ लूं, जो ये करती है, जो करप्ट माफिया है, उसे प्रोटेक्शन दी जाती रही। ठीक है। और आपने देखा, अगर किसी का कोई इंडिविजुअली, जिस तरह आपने अभी मिसाल दी, एग्जाम्पल दी, अगर किसी का इंडिविजुअल इस तरह के कोई हरकत है, कुछ है, तो उसको उसे फारिग भी कर दिया गया। बिल्कुल, ये तो मैंने खुद कहा, अपने सवाल में भी कहा। हमारी लीडरशिप कभी इसकी प्रोटेक्शन नहीं देती। आप मेरे पास, मैं तो आपको कई दफा कह चुकी, आए मेरे घर, मैं भी सेकंड टाइम जो है, आज मुझे 10 साल होने को आ रहे हैं मैंने बने, आप मेरे घर आए, मुझे देखिए मैं कितनी करप्ट हूँ, या हमारे साथ और भी दीगर मेंबरान नहीं मैडम, हम लोगों ने, मैं जुज़वी सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। मैडम शाहिदा रहमानी, जुज़वी सवाल है। सिंध का जो सुल्ताना डाकू है, डीजी पार्क्स, ये जनरल नॉलेज का सवाल है, ये किसके अंडर में आता होगा आपके ख्याल में? इसकी हेर फेर में ऊपर की कौन कौन सी कड़ियाँ मुलव्विस होंगी और इसके ताने बाने कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी नाकामी का जवाब अकरम चीमा साहब देंगे कि नैब इनके खिलाफ कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश करने में किस हद तक कामयाब हुई और क्यों कर इस नेक आदमी को 10 लाख रुपए में फारिग कर दिया गया। आप सिर्फ अपने हिसाब का जवाब दीजिए। आसिन, ये देखें, एक मिनट मैं इसका जवाब दूं कि देखिए, सिंध के अंदर बदकिस्मती ये रही कि चाहे सानेहा बल्दिया टाउन हो, जहां फैक्ट्री में सैकड़ों लोगों को जला दिया गया था, या बुकला को जला दिया गया हो, या 12 मई के वाकयात हो, या कराची में जो बोरी बंद लाशें, और फिर आज जिस तरीके से सबको फिर ग्रीन, क्या कौन सी किसकी मजबूरी होती है, आई डोंट नो, लेकिन फिर उन्हीं लोगों को नफीस और कह के गले लगाया जाता है। वही कातिलों को, दहशतगर्दों को, भत्ताखोरों को मजबूरी इक्तिदार के लिए उनको नफीस लोग कह के उनके मुकदमात खत्म किए जाते हैं। उनको मुख्तलिफ, आपने देखा कि जो कुछ कराची ने देखा, क्या कराची लहू लहान नहीं था? किन्होंने किया था? वो कौन थे गुमनाम लोग, वो कौन थे नामालूम लोग, सबको पता है। लेकिन आपने देखा कि फिर उन्हीं से मजीद काम लेने के लिए उनको प्रोटेक्शन दी गई, उनको जेलों से उनके केसेस को खत्म किया गया। ये वो करप्ट सिस्टम है जिसको ना इमरान खान खत्म कर सकते हैं, ना ही, क्योंकि ये इक़्तिदार की मजबूरियां हैं। ये इक़्तिदार की मजबूरियां, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं असलम बेग साहब की किताब पढ़ रहा हूँ। अकरम चीमा साहब, सर मतलब ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया? शाहिदा रहमानी साहिबा ने जस्टिफाई कर दिया इमरान खान साहब के हवाले से। सर, सिंध का वो जो डकैत डीजी पार्क था, इसका मतलब है कि फिर उसको तो हमें निशान इम्तियाज वगैरह को इस तरह का कौमी निशान भी देकर थोड़े दिन में। जी 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 मोहतरमा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अकरम चीमा साहब जी। बिस्मिल्लाह। आरफिन, मुझे ज़रा तफसील से थोड़ी सी बात करने दीजिएगा। देखें,
आपने अभी अयान अली का जिक्र किया। नहीं, मेरी बहन ने, हाँ मेरी बहन ने अभी कहा कि अयान अली को लाया गया। जी जी, अयान अली को हम लेकर आए थे, सही है। अयान अली को जिस FIA इंस्पेक्टर ने पकड़ा, उस इंस्पेक्टर को आपके सामने क्या दिन दिहाड़े कत्ल नहीं करवाया गया? किसने किया होगा आपके ख्याल में? क्या उस अयान अली का केस लड़ने के लिए लतीफ खोसा साहब वकील नहीं किए गए? कैसे हैं? किसने करवाया कत्ल? जाहिर बात है, जिन लोगों का पैसा था, जिन लोगों के डॉलर्स पकड़े गए थे, उन्हीं लोगों ने करवाया। अच्छा, जिन लोग, आप एक हरीम शाह को कंट्रोल नहीं कर सके, आपने इल्जामात के लिए। मेरी बहन जब आप बात करनी थी तो मैंने आपकी बात के दौरान कोई बात नहीं किया, मुझे बात कंप्लीट करने दें। देखें, अयान अली रेड हैंडेड पकड़ी गई। अयान अली को एयरपोर्ट छोड़ने कौन आया था? रहमान मलिक का भाई छोड़ने आया था। अयान अली के लिए वकील कौन सा गया? लतीफ़ खोसा साहब गए। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, ना रहमान मलिक का भाई। हमदर्दी के तहत तो नहीं, मेरे कहने का बात ये है कि देखें, जिस वक्त बात इतनी ढिठाई से की जाए कि अयान अली को लाया गया कभी हमें बदनाम करने के लिए, अभी यही देखें कि वाहिद सूबा पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध है जिसके अंदर नैब से प्ली बारगेन करने वाले इस वक्त भी 100 से ज़्यादा अफसरान, जो नैब से प्ली बारगेन करके पैसे भर के वापस पोस्टिंग के ऊपर लगाया, उसको क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल से मुल्जिमान को बंगलों के अंदर रखती है? आपके सामने 22 मुल्जिमान अभी रातों रात, आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि रातों रात 22 मुल्जिमान हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर, कत्ल के केसेस के अंदर मुलविस लोग, उनको उनकी सरपरस्ती क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है? देखें, ये एक ऐसा माफिया है और इंशाअल्लाह ताला, मेरी बहन ने अभी कहा कि इमरान खान इसमें नाकाम हो गया, इमरान खान ने क्या कर लिया, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वसूख से कहता हूँ, ना सिर्फ इमरान खान कामयाब होगा और इस मुल्क के अंदर एहतसाब भी होकर रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क आगे इस तरह नहीं चलेगा, और ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम की मलकियत है और पाकिस्तान की अवाम की मलकियत रहेगा, और ये मुल्क चलने के लिए बना है, चोरों के लिए नहीं बना। और इंशाअल्लाह ताला हर चोर को पकड़ेंगे और उसको सजा भी देंगे, ख्वाह उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही क्यों ना हो। राइट, बड़ा डेफिनेट आंसर दिया जी। राना एहसान साहब, बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो रही है और आप, ऐसा लग रहा है कि उम्र और यार की कहानियां पढ़ रहे हैं, आपके लबों पे मुस्कुराहट खत्म ही नहीं हो रही। सर, बात ये एक कट्टा मैं आपके खिलाफ भी तो खोलूं ना, जरा आपकी मुस्कुराहट भी तो छीन लूं। बात ये है कि ये जो बात कर रहे थे कि मुल्जिमान को इधर ठहराया गया, उधर ठहराया गया, ये सब कार्य खैर तो जब आप विफाक में थे और पिछले एतवार में भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी तो उस वक्त भी था, तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं इंटरवीन किया? सौलत मिर्जा की मिसाल किसको नहीं पता? सौलत मिर्जा जेल में कम होता था और बाहर ज़्यादा होता था। सौलत मिर्जा से ताल्लुक़ किसका था? सौलत मिर्जा किसके कहने पे ये सारी हरकतें की? सौलत मिर्जा को पकड़ लिया गया, लेकिन सौलत मिर्जा को कत्ल के लिए इस्तेमाल जिसने किया वो इंतहाई इन्वर्टेड कॉमास में खूबसूरत आदमी, वो अजीब सा बाबर गौरी और उसका कायदे तकरीब, उनका अभी तक कोई पता ही नहीं है। वो आपके चौधरी निसार साहब इतनी लंबी लंबी लंतरानियां सुनाते थे और मैं उस वक्त से कहता आ रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन का रुमाल तक तुम नहीं ला सकोगे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत थी जब कराची ऑपरेशन हुआ और कराची के अंदर अमन आया, और वो हमारी ही हुकूमत थी जिसने CNIC को जो है वो बहाल किया, गलत CNIC खत्म कराया। बिल्कुल ठीक किया आपने, ये बातें मैं ऑन एयर कर चुका हूं और ये आपका क्रेडिट है जिसे मैं अपने प्रोग्राम में तो किसी को नहीं छीनने दूंगा। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, पहले उस पे आइए कि आपको बहैसियत विफाकी हुकूमत नहीं पता था कि सिंध में इस किस्म की हरकत होती हैं। सौलत मिर्जा और इस तरह के नेकोकार अपने मकामात से निकल करके ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, आपने अपहरण फिल्म का तसव्वुर नहीं किया था? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी भी कुछ नाकामियां हैं, जरूर हैं। उसमें नैब के अंदर जो है तरमीम लाना या उसको एक फाल अदारा बनाना, वो उनमें से एक है। ये जो इशू आपने रेज किया वो भी एक पॉइंट है, इसके अंदर बेहतर काम होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ इसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा नूरुल आफरीन साहब जो अभी बात कर रहे हैं, ये बनी गाला को रेगुलराइज कराने वाले जो हैं वो एहतसाब लेके आएंगे। जो चीनी स्कैंडल के ऊपर जो कार्रवाइयां, जो अरबों रुपया अवाम की जेब से लूटा गया, कोई हमें एहतसाब नहीं नजर आया। जो अद्वियात स्कैंडल आए, जो आटा स्कैंडल आए, जो LNG फर्नेस ऑयल माफिया के स्कैंडल आए, तो ये कौन से एहतसाब हमें ये PTI देगी जो कि जिसकी अब हुकूमत अब जब खत्म होएगी तो मैं समझता हूँ रिकॉर्ड तोड़ेगी ये। जो इनका चट्टे कट्टे जब खुलेंगे तो रिकॉर्ड टूटेंगे करप्शन के। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है करप्शन इस मुल्क में बढ़ गई है।
तो हमें खुदारा ये जो लेक्चर एहतसाब का जो लबेदा जो आपने उड़ा हुआ है, ये उतर चुका है अवाम की नजरों के अंदर, और आप एक्सपोज हो चुके हैं कि आपने अवाम को हर लिहाज से बदतरी का सामना करवाया। चाहे वो, अब मुझे बताएं, इस मुल्क में क्या करप्शन में कोई कमी आई है? क्या एक आम आदमी जब पुलिस थाने जाता है तो क्या 4 साल पहले भी करप्शन थी? क्या वो उसमें इजाफा हुआ है या कमी आई है? क्या आपके जब आप बिजली का मीटर लगवाने जाते हैं, चाहे आप गैस का मीटर लगवाने जाते हैं, तो क्या आपको पैसे नहीं देने पड़ते? क्या उन पैसों में इजाफा नहीं हो गया? हमारे भी फेलियर्स होंगे, लेकिन आप कहां बेहतरी लेके आए? आप कोई बेहतरी नहीं लेके आए, आप बदतरी लेके आए। राइट सर, इसी नुक्ते के साथ यहाँ मुझे एक ब्रेक की कॉल दे दी गई है। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, करप्शन, एहतसाब, हम इस तरह की बातों से अपना जी बहला रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी खबर मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि चारों शरीफ माइनस इमरान के सर वाला हाथ शरीफों के सर नहीं गर्दन पर आ सकता है। गोया खुद कबूल रहे हैं कि इमरान खान के सर पे हाथ है। ये किस किस्म का हाथ है और क्या ये पहली मर्तबा है कि जो किसी वज़ीर आज़म के सर पे दस्ते शफ़क़त है? अगर तो है, मुझे तो अव्वल तो यही नहीं पता कि है भी या नहीं। देखिए जी, शेख रशीद साहब मीडिया में अपनी अटेंशन चाहने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं और वो ये बताते हैं कि मैं किन खुफिया हाथों के थ्रू जो है वो मैं आता हूँ। और ये आपको याद होगा, ये वही शेख रशीद हैं कि जिन्होंने अपोजिशन में जब थे तो जो हुकूमतों के लिए और जो आवाम के लिए दर्द रखते थे, आज उनका दर्द पूछें कि जब मरी में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और हर साल स्नोफॉल होती है, हर साल बर्फबारी होती है, सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं, लेकिन इनकी इंतजामिया ये हाल है कि इन्होंने बदतरीन, जब लोग चले गए इस दुनिया से अपनी जानों को लेके, तो जब जाके इनको होश आया, ये अपने तो मिनिस्ट्री को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो मुल्क का हाल है, दहशतगर्दों से आप मुज़ाकरात करते हैं और जो लोग हैं उन्हें आप जो इस मुल्क के आप थोड़ी सी खुशी के लिए चाहते हैं कि हम इंजॉय करें, उनको मार रहे हैं आप। तो इनके स्टेटमेंट की इस तरह की कोई जरूरत नहीं। सबको पता है कि ये किस तरह के लोग हैं, इनके अंदर एहसास नाम की चीज नहीं है। और इस वक्त मुल्क में जितनी बदतरीन करप्शन है, जितनी बदतरीन महंगाई है, ये क्या इमरान खान की सफाई पेश करें? सबको नहीं पता कि बनी गालों को कैसे रेगुलाइज किया गया? सबको नहीं पता कि किस तरीके से बली गाला एक महल में चेंज हुआ और आज उस महल के अखराजात कौन उठा रहा है? कभी ये स्टेटमेंट दिया जाता था कि जी जमायमा ने दिया, कभी होता था कि जी मैंने भूल रही है। मैंने कहा मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं वो जादुई सिलाई मशीन का, तो इसको भी लपेट लीजिए काइंडली, ताकि मुझे कुछ न कहना पड़े। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग में जितने बड़े बड़े इनके शाफात हुए, इनको तो फौरी तौर पे हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए था। ये क्या अलग होंगे? तो मिसालें दिया करते थे, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि रिजाइन दिया था, ये तो मिसाल दे देते कि जी फ्रांस के सदर ने रिजाइन दे दिया, ये ऐसा होना चाहिए हुक्मरान। आज आपके मुल्क के अंदर, आपके अपने इस्लामाबाद के आधे घंटे की ड्राइव पे, जहां आप सुकून की नींद सो रहे थे, वहां से आधे घंटे की ड्राइव के ऊपर 22 लोग सर्दी में ठिठर के अपनी गाड़ियों में हलाक हो गए। आपको एहसास नहीं हुआ? आपको कभी भी नहीं होगा। इस वक्त लोग भूख से मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं सब। इन लोगों से और क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है? मैंने तो अभी एक बात की थी, मैंने कहा आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी एक सबूत पेश नहीं कर सके। आपने झूठे इल्जामात लगाए हमारी लीडरशिप पे। लेकिन ठीक है मैडम, लेकिन जुज़वी सवाल अगर आप मेरा थोड़ा सा सुने तो फिर मैं उसके बाद आगे जाऊं। वो सिलाई मशीन नामी भी कोई चीज थी ना, अगर आप उस पर भी कुछ इरशाद फरमा दें तो उसके बाद फिर मैं आगे जाऊं। सिलाई मशीन जिससे अलीमाबादी ने अरबों खरबों रुपए बना लिया, आज उस सिलाई मशीन पे टैक्स लगा दिया। आप बताएं, सिलाई मशीन कोई हाई स्टैंडर्ड क्लास की खवातीन अपने कपड़े नहीं सिलती, वो टेलर से सिलवाती, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अपनी खवातीन अपने और अपने बच्चों के कपड़े सीती हैं। आज उस पे भी टैक्स, ये समझे कि शायद सारी अलीमाएं बन गई हैं और वो जो है अरबों खरबों कमा रही हैं। आप इनके स्टैंडर्ड देखें कि अपने लिए इनका ड्यूल है, और यही वजह है कि इस मुल्क को तबाही के से दो चार कर दिया, मईशत तबाह, खारजा पॉलिसी तबाह। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा। अकरम चीमा साहब का नंबर है। अकरम चीमा साहब, सर ये सब कुछ आप लोगों ने किया है और ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहतरमा शाहिदा रहमानी ने इस्टेब्लिश किया है, ये गुमान है राना एहसान अफजल साहब का। लेकिन सर महंगाई की जहाँ तक बात है तो बिलावल साहब ने अपने बयान में भी एक चीज़ का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान जैसे खिलाड़ी ने
उन चीज़ों को भी महंगा कर दिया जिसका नाम मैं टेलीविज़न पे लेते हुए हिजाब माने आता है। आप समझ तो गए होंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए, मेरी बहन ने बातें की, इनको शायद ये याद नहीं है कि 40 साल से म्यूज़िकल चेयर का जो सिस्टम चल रहा था, यही दोनों जमातें इक़्तिदार में थी। ऐसा क्या तूफ़ान आ गया इस 3 साल के अंदर कि जो ये, भाई मैं आपको बताऊं कि ये जितना भी आज तक का पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं, ये तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लेकर आए थे। आज कराची का पानी तक बेच दिया इन लोगों ने। आज कराची में पीने के लिए पानी नहीं है। इस शहर के अंदर ट्राम चला करती थी, आज यहाँ पर चंची चल रहा है। उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। ये सारा निज़ाम इमरान खान ने तबाह किया। गुज़श्ता 14 साल के अंदर लगातार सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और जो इस शहर का हाल है वो आपकी आंखों के सामने। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, गुज़श्ता 4 साल के अंदर सूबाई बजट के अंदर से वहाँ पर गटर लाइन डाली गई और उसकी रोड तक आज तक कारपेट नहीं की गई और उसके पैसे खा लिए गए। तो देखिए, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। 40 साल का इक़्तिदार है इन लोगों का। सूबों के अंदर 3-3, 4-4 दफ़ा की हुकूमतें हैं, 3-3 बारियां ये वफाक के अंदर ले चुके हैं, और आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके और हर तरह की जितनी भी आप कह सकते हैं कि करप्शन है, और करप्शन के नए से नए तरीके हैं, टीटीओ की सूरत में, अयान अली की सूरत में आपके सामने हैं, और उससे बचने के लिए जो हरबे इन्होंने इस्तेमाल किए वो आपके सामने। तो ये किस मुंह से आके, मैं तो कहता हूँ कि इनको शर्म नहीं आती कि किस मुंह से आके ये टीवी के ऊपर अवाम के सामने आके बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, देखिए, कुछ तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि 40 साल के तवील इक़्तिदार के बाद आके ये एक ऐसी हुकूमत को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, जो कि किसी सूरत भी इसकी जिम्मेदार नहीं है। राइट सर, बात हो रही थी अयान अली की, तो मैंने सोचा पूछ लूं। एक नेकोकार मोहतरमा वो भी तो हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत से लेके हर फ़ीके माजे ताए के साथ तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं, और वो बाकायदा कभी FIA को चैलेंज कर देती हैं, कभी कुछ और कर देती हैं। लेकिन आप मुस्कुराए क्यों? मैं तो जनरल नॉलेज की बातें कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं है जिस तरफ आप जा रहे हैं। सर क्यों हंसे आप? देखिए, ये हैरानकुन बात है। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि वो उनके पास एक्सेस कैसे है चौहान साहब के, और किसी एक प्रोग्राम में उन्होंने शेख रशीद साहब को कॉल की और दूसरी बेल पे शेख रशीद साहब ने वो फोन उठा लिया। तो ये तो ताज्जुब की, इसका सवाल का जवाब तो ये तो PTI वाली दे सकते हैं कि वो हर बंदे के कॉल भी रिसीव हो जाती है उनकी। अच्छा, आपके लहजे की दिल गिरफ्तगी ये जाहिर कर रही है कहीं आपने भी तो कभी नंबर ट्राई नहीं किया था, नंबर बिजी होने की नहीं, मैं इतना क्या कह लें कि अल्लाह का शुक्र है मैंने नहीं ट्राई किया जी। अच्छा, ठीक हो गया। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, मैडम, नया एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस, अगर इस पे 2 लफ्ज़ आप फरमाएं, उसके बाद फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। देखिए, ये जो नया एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपनी उन 3 बेंचेस को बचाने के लिए, और वो ब्यूरोक्रेसी जो इस सारे मामलात में इन्वॉल्व है, उन सब को बचाने के लिए सिस्टम किया गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान में बदतरीन करप्शन जो है इस वक्त हो रही है। और आप ये देखें कि इस वक्त वो सब कुछ हो रहा है जो माजी में जिसका तस्वुर नहीं था। जिस तरह भी आपने हरीम शाह का जिक्र किया, आप ये देखें कि वो किस तरह से फौरन ऑफिस पहुंच जाती हैं, वहां बैठ के वीडियोस बना रही हैं। वो हम जैसे MNAs नहीं पहुंच सकते, ऐसी ऐसी जगहों पे उनकी एक्सेस है। इनको है कोई पूछने वाला? ये मुल्क क्या इनको ठेके पे दे दिया गया है? ये बादशाहत है कि ये जो दिल चाहे करें? ऐसा नहीं है। अब आवाम इनका एहतसाब कर रही है, और यही वजह है कि कराची में NA 249 से लेके जो इलेक्शन, इसके बज़मनी इंतखाबात हुए, चाहे कैंटोनमेंट हुए, इन्हें हर जगह बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और ये सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है, वरना इनके अंदर ना अखलाकी तौर पे, ना किसी तरह से भी इनमें जुर्रत नहीं है कि ये इख्तिदार पे एक दिन भी रह सके। जो इन्होंने अवाम के साथ जो वादे किए थे, आप सिर्फ इनकी इमरान खान की वो तकारीर उठा लें जो ये कंटेनर्स पर खड़े होके करते थे कि बिजली महंगी हो जाए तो बिल फाड़ दें, जमा ना कराएं, जला दें। आज देखें कि आज 5 रुपए पर यूनिट बढ़ा है। कभी ऐसा होता था कुछ पैसे बढ़ते थे, आज जो 8 रुपए यूनिट था, आज वो 32-35 पे पहुंच गया। 150 पे आपका पेट्रोल चला गया।
ये कहते थे हुक्मरान चोर होता है जब महंगाई करके हुकूमत करता है। मैडम ऑन लाइटर नोट में जरा प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। IMF मैं को अपना स्टेट बैंक हैंड ओवर कर दिया, राइट, अपनी आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुल्क की सलामती को होते हैं खतरात। राइट मैडम, थोड़ा सा वेट अगर आप फरमाएं। कश्मीर आपने दे दिया, अकरम चीमा साहब कश्मीर का सौदा कर दिया, मोदी के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। मैडम मैडम प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट मैडम, मैं आपसे तवक्कुफ की इस्तदा करता हूँ। अकरम चीमा साहब, सर ऑन अ लाइटर नोट हम इसको वाइंड अप करने के लिए लेके जाते हैं। ये हरीम शाह वाला क्या मामला है? डायरेक्ट वो कॉल कर देती हैं शेख रशीद को भी, लो राना एहसान पे हंस रहे हैं, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उस वक्त भी मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, वो खिलखिला के हंसने लगे। ये हरीम शाह में ऐसा क्या है? मुझे तो बात करते हुए भी हंसी नहीं आ रही, उनको सुन के आ रही है, और आप परेशान से नजर आ रहे हैं मुझे हरीम शाह के नाम पे। ये क्या मामला है? हरीम शाह कौन है ये? मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, और ना ही मेरा इस मामले के बारे में मेरी कोई इतलात है, ना ही मैंने कोई इस तरह की खबर सुनी है। ये तो खबर नहीं सुनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये आपके शो में बैठ के सुन रहा हूँ कि ये हरीम शाह का भी कोई किस्सा है और कोई कॉल वॉल की बात है। ऐसा ना करें ना। देखिए मैं आपको बताऊं, आप MNA, देखें भाई मेरी बात सुन, MNA को इतनी पॉपुलर स्टोरी नहीं पता तो फिर मैं बताता हूं, अच्छा लगूंगा। भाई मेरी बात सुन ले, 2022 की और 2021 की सियासत मैं समझता हूँ कि भाई ये तो आज बड़े शर्म की बात है कि हमारी सियासत जो है आज टोटों पे आ गई है, और टोटे रिलीज़ हो रहे हैं, आवाज़ों के टोटे रिलीज़ हो रहे हैं, और टोटे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और उसी के ऊपर सियासत हो रही है। तो अब मैं तो कहता हूँ अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह खैर करे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इसी एतराफ़ जुम के साथ कौमी सियासत बरा करे। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।